बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को फुल डिटेल में डिस्कस किया। हमने उसकी कंडीशंस डिस्कस की कि कौन सा ऑब्जेक्ट किन दो कंडीशंस को फॉलो करता है या कौन कौन सी कंडीशंस को वो फॉलो करे तो उसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। ठीक हो गया। और उसी के अंदर फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस को भी देखा था। तो हमारे पास हम लोगों ने मैथ स्प्रिंग सिस्टम उसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था जो कि उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंपल पेंडुलम। ठीक हो गया। तो सिंपल पेंडुलम बच्चों क्या होता है? तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक स्मॉल हैवी मैस होता है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या होती है कि मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन जो है तो वो 0 है, मतलब कि इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी। ठीक हो गया। इसमें किसी भी किस्म की एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। मतलब कि हम लोग सिंपल पेंडुलम को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास m है। ठीक हो गया। उसको हम लोगों ने एक स्ट्रिंग के साथ, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच कर लिया है और उस दूसरा एंड जो उस स्ट्रिंग का है उसको हम लोगों ने सरफेस के साथ फिक्स कर दिया है। ठीक हो गया। और अब ये जो सरफेस होगा ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, ये फ्रिक्शन लेस होगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा, क्योंकि हम लोग एक आइडियल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो सरफेस होगा ये फ्रिक्शन लेस होगा। सेकेंडली हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो हमारे पास एल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है सिंपल पेंडुलम की। अब आगे का ये वाला जो पार्ट है ये भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप लोग सिर्फ इसको देखें कि हम लोगों के पास जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो पेंडुलम बनता है वो इस तरह का होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने इस टॉपिक के अंदर ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही थी वो इक्वल आ रही थी F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो माइनस एम जी साइन थीटा की इक्वल होगी। हमने ये चीज भी यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक हो गया। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूं कि हम लोगों ने ये इस चीज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने इसकी डेरिवेशन के अंदर ये टर्म्स यूज करनी है। अब इसमें जो ये वाली टर्म है ये तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको यूज किया है। इसको कहते हैं एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये इक्वल होता है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ठीक हो गया। तो ये अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वहां से इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन भी देख लेनी है और सारा कंसेप्ट आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो वहां से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये आ गया एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है थीटा इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एक्चुअल में ये क्या कंसेप्ट है, तो हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। कहाँ पे पड़ा है? पॉइंट पी पे। ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस का नाम दे देंगे आर। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जब मूव करता है, ठीक हो गया, तो अब इसने जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया या डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब जाहिर बात है पी से क्यू तक जब ये मूव करके गया सर्कुलर मोशन के अंदर तो इसने एक एंगल थीटा भी कवर किया। ठीक है। अब वो थीटा किस चीज के इक्वल होगा, तो वो थीटा इक्वल होगा एस डिवाइडेड बाय आर। मतलब ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो कि हमने इस डेरिवेशन के अंदर यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। बट डेरिवेशन पे आने से पहले आप लोग जरा डायग्राम को फोकस करें।
ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर हमने एक पेंडुलम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग जो है तो ये फिक्स्ड है सरफेस के साथ, और इस पॉइंट पे ये हमने इस मेटालिक बॉब के साथ इसको अटैच किया हुआ है। ठीक है। अब चूंकि ये मेटालिक बॉब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, किस पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये कि इसका जो डाउनवर्ड वेट है mg, वो क्या है? वो बैलेंस्ड है किस चीज के साथ? इसके अंदर अपवर्ड टेंशन फोर्स से। वो क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स है और इसका वेट है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बॉब जो है तो ये क्या है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है। अब यहां से जब इस बॉब को मैं यहां से उठा के इस पॉइंट पे लेके आता हूं, ठीक है, मैं जब इसको इस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो अब होना क्या चाहिए कि जैसे ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो नहीं, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बल्कि ये वापस इस तरफ अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब ये कंसेप्ट कैसे आया था बच्चों? ये चीज फॉर द फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने एक्सप्लेन की थी। पेंडुलम को एक्चुअल में एक्सप्लेन ही ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए किया गया था। मतलब कि पेंडुलम जो पहले गैलीलियो ने बनाया था ना, तो उसने क्या किया, एक एंड से फिक्स कर दिया और स्ट्रिंग को, दूसरे एंड पे कोई ऑब्जेक्ट का मास जिसका मास था उस ऑब्जेक्ट को उसके साथ अटैच कर दिया। अब हुआ क्या कि उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस्ड है, तो अगर मैं इसको उठा के किसी और पॉइंट पे ले जाऊं, ठीक है, मैंने उठा के ऊपर ले आया। अब होना तो ये चाहिए था जैसे ये यहाँ पे बैलेंस्ड है वहां पे भी बैलेंस्ड होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। ये मैस जो है तो ये वापस अपनी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करके आ रहा था, फिर इस पॉइंट पे पहुंचा, रुकना चाह रहा था बट ड्यू टू इनर्शिया रुक नहीं पाया तो आगे निकल गया। फिर वहां से वापस फिर इस पॉइंट पे, तो इनर्शिया की वजह से तो ये इसका एक टू एंड फ्रो मोशन चल गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे उस टाइम पे गैलीलियो को ये बात समझ आई कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स इस मैस के ऊपर एक्ट कर रही है जो कि इसको सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उस टाइम पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीटली मालूम नहीं था। ठीक हो गया। तो वहां पे पेंडुलम को इस तरह यूज किया गया था। ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि ये पेंडुलम जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचा, तो ये वापस जब आ रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हम ये मेन चीज आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखें, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, मैं इसको उठा के यहां से इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाता हूं। ठीक हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया। अब जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, तो अब वेट जो है, वेट वो जैसा यहां पे एक्ट कर रहा है वैसा ही यहां पे भी एक्ट करेगा इसी तरह। ठहरे, मैं इसको जरा क्लियर बना लेता हूं ऐसे। ठीक है। एम जी, उसी तरह जैसे ये यहां पे एक्ट कर रहा है वैसे यहां पे भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है। बट अब आप एक चीज देखें कि वेट क्या है, वो एक फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो यहां पे ये जो वेट है ये एक्चुअल में अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब वो कंपोनेंट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसको यहीं पे आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और फिर आप यहां से इसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें इस तरह। ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब आप जरा ये देखें, ये और ये, ठीक है, एंगल थीटा यहां पे बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब वेट जो कि रेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अब इसके दो कंपोनेंट्स बन गए हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा और बेस वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? तो बच्चों देखें कि हमारे पास 90 डिग्री की अपोजिट वाली बात तो हमें समझ आती है कि अब यहाँ पे देखें, चलें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूस आ गया। ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, तो ये जो एंगल थीटा है इसके बिल्कुल सामने वाला आ जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब कि परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा रिमेनिंग वाला बेस। ठीक हो गया। तो अब ये जो बेस है, तो बेस के ऊपर हम कौन सा एंगल लेते हैं, कॉस थीटा।
तो ये हमारे पास बन जाएगा mg cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर है ये बन जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास दो एंगल्स यहाँ पे बन गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जो कंपोनेंट्स है इस वेट के, सॉरी ये एंगल्स नहीं है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए टेंशन फोर्स तो वैसे ही इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास पेंडुलम है ये इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो अब ये जो वापस यूं आता है, ठीक हो गया। अब मैंने यहां से इसको होल्ड किया और इस पॉइंट पे ले आया। तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी, और यहां पे भी मैं आपको बताता हूं कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो इस पेंडुलम के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक हो गया, उसके अंदर एक फोर्स जो है तो वहां पे इसके ऊपर एक्ट करने लग जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है अब ये क्या करती क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअल में इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करती है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ये टेंशन कंपोनेंट के साथ ये बेस वाला कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक हो गया, टेंशन वाले के साथ बेस वाला बैलेंस हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे अब पीछे रह गई है एक रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि क्या करेगी, इस बॉब को टुवर्ड द सेंटर पॉइंट क्या कर रही है, मूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया। और अब उस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होगी, तो अब देखें एक्चुअल में फोर्स है और यहाँ पे वेट है, वेट भी फोर्स है। वेट के दो कंपोनेंट बन गए, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस बैलेंस हो गया टेंशन के साथ, पीछे रह गया साइन थीटा। ठीक है, तो मीन्स के हमारे पास अब ये जो बॉब यहाँ पे मूव करके आएगा अपने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो ये मूव करके आता है ड्यू टू दिस mg साइन थीटा की वजह से। ठीक हो गया। तो हम लोग फिर यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हैं कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, फोर्स ये इक्वल हो जाएगी mg साइन थीटा के। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की वजह से ये बॉब का जो मोशन होता है ये क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है सिंपल पेंडुलम के अंदर, ये किसके इक्वल होता है, माइनस mg साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक हो गया। तो अब फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ हमें पता है कि F किसके इक्वल होता है, F इक्वल्स टू एम ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने कंपेयर कर लेना है, कंपेयर कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, और यहां से अब बच्चों क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये m और ये m कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो पीछे रह जाएगा a इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास अगर एंगल थीटा जो है, हम इसको साइन थीटा को अगर स्मॉल कर दें और हम इसको कंसिडर कर लें कि साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू थीटा। ठीक हो गया। फॉर स्मॉल एंगल, आपने यहाँ पे, चले यहाँ पे मत लिखें, आप लिख लें कि फॉर स्मॉल एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा के। ठीक है, तो अब आपने इस वैल्यू को ऊपर पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस जी और साथ में थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास बन गया। अब आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब जरा आए यहां पे। अब हम लोगों को पता है वी नो
वी नो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया, एस डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे मैंने आर कैपिटल लिखा हुआ है, आप इसको स्मॉल कर दीजिए। आर जो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को। ठीक है, अच्छा अब ये कंडीशन है कि हमने यहाँ पे, मैंने पहले से लिखा हुआ था, मैंने आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया है, थीटा इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, अब जरा इस एस और आर की वैल्यू निकालते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या है, और फिर उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, और फिर उस वैल्यू को हमने उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। अब देखें, इस पेंडुलम को जरा गौर से देखें। अगर मैं क्या करूं कि इस पेंडुलम को मैंने यहां से फिक्स किया हुआ है और इसको मैं कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन करवाऊं, ठीक है, तो जब मैं इसको एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करवाऊंगा तो इसका ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये एक्चुअल में बिहेव करने लग जाएगा एज अ रेडियस। ठीक है, तो मुझे यहां से पता चला कि हमारे पास जो आर है ये इक्वल हो जाएगा एल के। ठीक हो गया, अच्छा अब बात करते हैं इस एस की। ठीक है, अब इस s को मैंने एक्चुअल में रिप्लेस करना है x के साथ। तो x क्या है और ये s क्या है, देखिए बच्चों, हमारे पास ये पेंडुलम जो ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं एक शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट को देखूं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो वो ये रहा, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कर्व्ड है क्योंकि पेंडुलम जो है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या हो जाएगा, वो एस हो जाएगा। और अगर मैं इनके दरमियान दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, और अब इस स्ट्रेट लाइन को बच्चों हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स। अब चूंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है स्मॉल एंगल थीटा, ठीक हो गया, तो जब हम लोग बच्चों स्मॉल एंगल पे बात करते हैं, अब लेट्स सपोज मैं इस एंगल को स्मॉल करूं, तो स्मॉल करने से मेरे पास क्या होगा, अभी जरा आप यहाँ पे देखें, तो मेरे पास ये जो x डिस्टेंस है या x वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, स्मॉलर है s से। ठीक हो गया, क्योंकि ये कर्व में आ रहा है तो कर्व में इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। बट अगर मैं एंगल को बहुत ज्यादा स्मॉल कर दूं, स्मॉल एंगल थीटा के ऊपर, अब ये जो s है और जो x है वो तो एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू s हो जाएगा। ठीक हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एंगल ग्रेटर होगा तो s कभी भी x के इक्वल नहीं होगा, बल्कि s जो होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा x से। बट अगर हम लोग स्मॉल एंगल पे बात करें, स्मॉल एंगल पे अगर मैं एंगल की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल कर देता हूं तो मेरे पास ये जो x है ये एग्जैक्टली s के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा इनको दूर लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे एक कर्व पाथ बन रहा है, इनके दरमियान जो स्ट्रेट डिस्टेंस है और ये जो कर्व है इन दोनों के दरमियान वैल्यूज डिफरेंट है। ये कर्व वाला पाथ जो है ये ग्रेटर होगा और ये स्ट्रेट वाला पाथ लेस होगा। बट अगर मैं एंगल को बहुत ज्यादा स्मॉल कर दूं लाइक दिस, तो अब s और x दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे। देखिए s और x दोनों, अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस बताओ तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इनके दरमियान जो रेडियस होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि स्मॉल एंगल पे ये वैल्यूज क्या कर जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अब मैं आगे क्या कर दूंगा, s को रिप्लेस कर दूंगा x के साथ। तो ये चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगा s इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय l। एंड नाउ पुट दिस इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 3। तो जब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, आप जरा यहां पे देखें, जब मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो इक्वेशन 3 a इक्वल्स टू माइनस जी और x डिवाइडेड बाय l। ठीक है, अब मैं इनको जरा अरेंज करके या सेपरेट करके लिखूं, x को अगर मैं सेपरेट करता हूं तो माइनस जी डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया एक्सेलरेशन के लिए। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो। ठीक है, अब देखें, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं
कि मुझे बच्चों आप ये बताओ कि क्या ये जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे। पहले का आप देखोगे कि क्या ये सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हाँ जाहिर बात है ये जब आगे जाएगा वापस पीछे आएगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो रुकने की कोशिश करेगा, बट इनर्शिया की वजह से ये आगे निकल आएगा। तो अब ये जब आगे निकलेगा फिर वहां से वापस पीछे की तरफ आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर इनर्शिया की तरफ वजह से आगे निकल जाएगा। तो मतलब कि ये इसका एक साइकिल क्या है वो चलता रहेगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आया। तो इसकी वजह से हमारे पास पहली कंडीशन तो टू एंड फ्रो मोशन वाली बात कंफर्म हो गई। अब सेकंड कंडीशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है वो होती है ए जो है तो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अब क्या ये सिंपल पेंडुलम के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यही चीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इस फार्मूला को क्या कर देंगे कि फ्रॉम above equation we have a is equals to minus g divided by l into x। अब देखिए ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी ली थी, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली थी। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो जब ये कांस्टेंट लेंथ है तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को हटा के हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे माइनस एक्स। तो मतलब कि यहाँ से हमारे पास सेटिस्फाई हो गया कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है दैट इज एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा अब यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां तक हम लोगों ने एक चीज सेटिस्फाई की, वो चीज क्या है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये चीज हमने सेटिस्फाई कर ली कि हाँ हमारे पास जो पेंडुलम है वो क्या करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन को फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम यहां से आगे टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां से इस साइड को मैं रिमूव कर देता हूं, यहां से उठा देता हूं ताकि मैं यहाँ पे इस तरफ टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन कर लूं। अब वो जो टाइम पीरियड होगा वो किसके लिए होगा, वो सिंपल पेंडुलम के लिए होगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए डेरिवेशन की, हमने उसका वो कंडीशन सेटिस्फाई की कि हाँ वो उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद फिर हमने उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन डेराइव की थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम पेंडुलम के लिए जो पेंडुलम अपना एक कंप्लीट साइकिल को एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए वो कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट वन साइकिल। अब वन साइकिल क्या बनेगी कि मेन पोजीशन ओ से वो पहले जाएगा ए की तरफ, फिर वापस आएगा, फिर यहां से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये उसका क्या है, मोशन है। तो आगे गया, वापस आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया। तो अब ये जो इसने एक कंप्लीट साइकिल की तो ये कितने टाइम में की, तो उस टाइम को मेजर करने के लिए एक्चुअल में हम लोगों को अब टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला डिराइव करना है। ठीक हो गया, तो अब मैं यहां पे लिख लेता हूं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कैसे डिराइव करेंगे, तो सिंपल हमने क्या करना है बच्चों, हमें पता है कि एज वी नो कि हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल है माइनस जी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे की पॉइंट में लिखवाया था कि मेरे पास एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। ठीक है, तो अब यहां से माइनस माइनस के साथ कैंसिल, एक्स एक्स के साथ कैंसिल। ठीक है, पीछे रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा क्या चीज, हमारे पास रह जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा, अब फ्रॉम एंगुलर वेलोसिटी, फ्रॉम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी किस चीज के इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है थीटा डिवाइडेड बाय टी के। ठीक है, फिर हमने ये लिखा था कि थीटा 360 होता है पूरे कंप्लीट सर्कल में, तो उसको हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, तो मैंने 2 पाई लिख दिया और डिवाइडेड बाय टी कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो सिंपली आप क्या करो, अगेन इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर कर लेंगे तो सिंपल मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाय जी, सॉरी जी डिवाइडेड बाय एल, सॉरी। ठीक हो गया, जी डिवाइडेड बाय एल। अब हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना है, तो टाइम को उधर ले जाए, अंडर रूट जी डिवाइड बाय एल को इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, तो ये बन जाएगा टाइम इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। अब इसको डिवीजन से ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा टी इक्वल्स टू अंडर द, सॉरी, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया किस चीज के लिए, टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैं आगे इसको मिटा देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। चले, मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये जगह जरा आपको क्लियर समझ है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, टाइम पीरियड को हमने सब्जेक्ट बनाना है, हम टी को यहाँ पे ले आते हैं, आगे क्या करते हैं, अंडर रूट एल जी डिवाइडेड बाय एल है, तो इधर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल। अब हम इसको ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लेके जाते हैं, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाय जी। ये मेरे पास आ गया क्या, टाइम पीरियड। ठीक हो गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला आ गया। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास डेरिवेशन थी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए, हमने ये डेरिवेशंस की, और ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअल में सारा का सारा सिंपल पेंडुलम के लिए था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कुछ कॉन्सेप्ट आता है कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया, अगर आप क्या करो कि टाइम पीरियड को आप मेजर करते हो मून के ऊपर,
ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका टाइम पीरियड आपने मेजर किया, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड आपने अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मेजर किया, और दूसरा एक पेंडुलम आपने लिया, उसका टाइम पीरियड आपने सिंपली मून के ऊपर जाके मेजर किया। तो अब आपको वहां पे देखने को ये मिलेगा कि दोनों का टाइम पीरियड की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है और मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है। तो दोनों के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि टाइम पीरियड की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो अब ग्रेविटी के साथ टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है। और सेकेंडली लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम की, वो जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना, उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर तो आप इस पेंडुलम की इस लेंथ को बढ़ा देते हो तो एक साइकिल कंप्लीट करने में ये ज्यादा टाइम लेगा कंपैरेटिवली टू कि आपने एक स्मॉल स्ट्रिंग का पेंडुलम लिया और उसको आपने उसका टाइम पीरियड मेजर किया। तो ग्रेविटी को बढ़ाने से टाइम पीरियड कम होता है, ग्रेविटी को कम करने से टाइम पीरियड बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह लेंथ को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ को कम करने से टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, अब ये जो लेंथ है ये ये कहां तक कंसीडर की जाती है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक पॉइंट याद रखें कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना वो यहां से स्टार्ट होगी। अक्सर बच्चों के माइंड में आता है कि इसको यहां तक कंसीडर करते हैं। तो एक बात याद रखें कि ये यहां तक कंसीडर नहीं होगी बल्कि सेंटर ऑफ द बॉब तक ये लेंथ हमेशा मेजर की जाती है। ठीक हो गया, कहां तक मेजर की जाती है? सेंटर ऑफ द बॉब तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछा जाता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 केजी है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.1 केजी। ठीक हो गया, मतलब 100 ग्राम्स। तो अब किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर? तो अब बच्चों को चूंकि क्लियर ना हो ये टॉपिक, तो वो बोलेंगे कि जो 110 केजी वाला ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू स्मॉलर वाले की। तो आप जरा इस फार्मूला में देखें तो आपको कहीं पे भी मैथ्स का पैरामीटर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो इसका मतलब ये कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स है, वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि चाहे वो स्मॉल मैथ्स हो या लार्ज मैथ्स हो, अगर उनकी स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है तो उन दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पेंडुलम से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने ये सेटिस्फाई किया कि वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। सेकेंडली फिर हमने उसके टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन की। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी के लिए देखा, कुछ कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है उससे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।